कितने बरसों बाद आज किसी ने उसके नाम की टेर दी थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, इसलिए वहीं से उसने नौकरानी को आवाज दी, चंपा देख कौन आया है। थोड़ी ही देर में चंपा उसके पास आकर बोली, बाई जी कोई तरुण आए हैं। तरुण? वह हतप्रभ रह गई। शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने फिर पूछा, तरुण के अरुण? कुछ ऐसा ही नाम बताया बाई जी। वह उफ कर रह गई। लंबी आह भरकर उसने सोचा, बड़ा अंतर है तरुण व अरुण में। एक वह जो उसके रोम रोम में समाया हुआ है और दूसरा वह जो बिल्कुल अनजान है। फिर सोचा अरुण ही होगा। तरुण नाम का कोई व्यक्ति तो उसे जानता ही नहीं। यह ख्याल आते ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। तुरंत हाथ धोकर वह दौड़ती हुई बाहर पहुंची। देखा तो अरुण नहीं था। आप अपर्णा है ना? आने वाले पुरुष के शब्द उसके कानों में पड़े। जी, मैं अरुण का दोस्त हूँ तरुण। मन में तो उसके आया, कह दे कि तुमने ऐसा नाम क्यों रखा जिससे अरुण का भ्रम हो, लेकिन प्रत्यक्ष में होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, आइए अंदर बैठिए, चाय तो लेंगे। और बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए अंदर चली गई। चाय की केतली गैस पर रखी तो यादों का उफान फिर उफन गया। कैसा होगा अरुण? उसे याद करता भी है, जरूर करता होगा, तभी तो उसने अपने दोस्त को भेजा है। कोई खबर तो लाया ही होगा। तभी चाय उफन गई। उसने जल्दी गैस बंद की और चाय लेकर बैठक में आ गई। आपने व्यर्थ कष्ट किया, मैं तो चाय पीकर आया था। कष्ट कैसा? आप पहली बार तो मेरे घर आए हैं। तरुण चुपचाप चाय की चुस्कियां भरने लगा। उसकी खामोशी अपर्णा को अंदर से बेचैन कर रही थी कि कुछ बताए भी। कैसा है अरुण? कहाँ है? कैसे आना हुआ? यही हाल तरुण का था। बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन बात कहाँ से शुरू की जाए तरुण कुछ सोच नहीं पा रहा था। आखिर अपर्णा ने ही खामोशी तोड़ी। अरुण कैसे हैं? उसका एक्सीडेंट हो गया है क्या? अपर्णा की चीख निकल गई। अभी 2 हफ्ते पहले वह फैक्ट्री से घर जा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक बच्चा आ गया। बच्चे को बचाने के लिए उसने जैसे ही कार दाईं ओर मोड़ी कि उधर से आते ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा चोट तो नहीं आई, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट था। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। ट्रक से टकराकर कार नीचे गड्ढे में जा गिरी थी। पेट में गहरा घाव है। सिर किसी तरह बच गया, पर अभी भी बेहोशी छाई रहती है। मुझे खबर नहीं दी। खबर कौन देता? अरुण के डैडी को आपके नाम से चिढ़ है। अरुण पर उन्होंने कितनी बंदिशें नहीं लगाईं, कितनी डांट उसे नहीं पिलाई, फिर भी वह आपको नहीं भुला सका। रात रात भर आपकी याद में तड़पता रहा। आपको तो पता ही होगा कि ठाकुर साहब अरुण की शादी टीकमगढ़ के राजघराने में करना चाहते थे। बात भी तय हो गई थी, लेकिन अरुण ने साफ मना कर दिया। ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने छड़ी उठा ली और उसे भयंकर ढंग से पीटा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। यह देखकर भी ठाकुर साहब अपनी जिद पर अटल रहे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटे की शादी उसकी मर्जी से कर दें, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। और एक दिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरुण ने उनकी मर्जी के बगैर शादी की तो वे अपने आप को गोली मार लेंगे। अरुण इस बात से डर गया। वह आपको खत भी न लिख सका, क्योंकि वह जानता था कि डैडी अपने वचन के पक्के हैं। यदि ऐसा हो गया तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दिन ब दिन उसकी हालत पतली होती गई। वह आपके गम में आंसू बहाता रहा। उस दिन अस्पताल में अचेतावस्था में उसके होठों पर जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे लगा कि आप ही हैं जो उसे मौत के मुंह से बचा सकती हैं। मेरे दोस्त को बचा लीजिए। इतना कहते ही उसका गला रुंध गया, आंखें छलछला आईं। इस दुखांत वृत्तांत ने अपर्णा का अंत से भेद दिया। वह गहरी गहरी सांसें भरने लगी। मन में धुंधली यादें ताजा हो आईं। अतीत कचोट गया। किन कठिन परिस्थितियों में उसे घर छोड़ना पड़ा, रिश्तेदारों से नाता तोड़ना पड़ा और परिचितों सहेलियों से मुख मोड़ना पड़ा। कहाँ कहाँ नहीं भटकी वह, लेकिन अरुण की याद भुला न सकी। प्रेम का दीपक उसके अंदर सदैव जलता रहा और आज वह उससे अलग होना चाहता है। नहीं, वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। यदि उसे अपने जीवन की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वह देगी।
बेशक उसकी शादी अरुण से नहीं हो सकी, लेकिन उसके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा तो है। यह सोचते ही उसकी आंखें छलछला आईं। तभी खामोशी को तोड़ता हुआ तरुण बोला, अच्छा अपर्णा जी, चलता हूँ। आज ही शाम को छतरपुर जाना है, आप तैयार रहिएगा। वह चुप ही रही। हाँ न, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल सका और तरुण हवा के तेज झोंके सा बाहर निकल गया। अतीत की परछाइयों ने फिर उसे समेट लिया। एक एक लम्हा उसे कुरेदता गया। कॉलेज के दिनों में उसका साथ अरुण से हुआ था। अरुण उसकी कक्षा का मेधावी छात्र था। दोनों की सीट पास पास थी, इसलिए उनमें अक्सर किसी विषय पर बहस हो जाया करती थी। अरुण के तर्क इतने सटीक होते थे कि वह परास्त हो जाती। हार की पीड़ा उसके अंदर छटपटाती रहती। वह पूरी कोशिश कर मंजे तर्क उसके सामने रखती, लेकिन वह उतनी ही कुशलता से उसके तर्क काट देता। तर्क वितर्क का यह सिलसिला प्रेम में परिणित हो गया। दोनों घंटों बातों में मशगूल रहते और अपने प्रेम के इंद्रधनुषी पुल बनाते। कॉलेज के कैंपस से लेकर चौक चौराहों तक यह प्रेमी जोड़ी चर्चित हो गई। अपर्णा के पिता हरिशंकर उपाध्याय धार्मिक विचारों के थे। वे अध्यापक थे। उनके एक ही संतान थी अपर्णा, और उसे वह उच्च से उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। लेकिन बेटी के जमाने के साथ बदलते रंगों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्होंने अपर्णा को समझाते हुए कहा, बेटी, अपनी सीमा में रहो, जैसे इस परिवार की लड़कियां रही हैं। तुम्हारा इस तरह ठाकुर के लड़के के साथ घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, अपर्णा ने जवाब दिया। चुप नादान, तेरा रिश्ता उससे कैसे हो सकता है? वह क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन पिताजी, वह मुझसे शादी करने को तैयार है। उसके मानने से क्या होगा, जब तक कि उसके परिवार वाले न माने। वह बहुत बड़े आदमी हैं बेटी, उन्हें यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। तब हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। चुप बेशर्म, वह गुस्से से आग बबूला हो गए। जा, चली जा मेरी आंखों के सामने से, वरना। यही हाल अरुण का था। जब उसके डैडी सूर्यभान सिंह को इस बात का पता चला तो वे क्रोध से पागल हो गए। यह उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि उनका लड़का एक मामूली पंडित की लड़की से प्यार करे। उन्होंने पहले अरुण को बहुत समझाया, लेकिन जब उनकी बात का उस पर कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा गंभीर उपाय सोचा। वह सीधे हरिशंकर उपाध्याय के पास पहुंचे, जो उस समय बरामदे में बैठे स्कूल का कुछ काम कर रहे थे। ठाकुर साहब को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाँ तो पंडित हरिशंकर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अपनी जोरदार आवाज में ठाकुर साहब ने कहा। बहुत ख्वाब देखने लगे हो तुम। जी ठाकुर साहब, मैं समझा नहीं। अच्छा, तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। जिस बात को पूरा कस्बा जानता है, उससे तू कैसे अनजान है? देखो पंडित, अपनी लड़की को समझाओ कि वह मेरे बेटे से मिलना छोड़ दे, वरना मैं तुम बाप बेटी का वह हाल करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठाकुर साहब, यह आप क्या कह रहे हो? मैं आज ही उसकी खबर लेता हूँ। माफ़ करें, माफ़ करें। ठाकुर साहब के कड़े प्रतिबंध के बाद भी अरुण अपर्णा से छुटपुट मुलाकात करने में सफल हो जाता, जिसकी भनक किसी न किसी तरह ठाकुर सूरबान को लग ही जाती और वे गुस्से से भिनभिना उठते। उन्होंने दूसरा उपाय सोचा, क्यों न हरिशंकर का तबादला छतरपुर से कहीं और करा दिया जाए, और यह कार्य वहां के विधायक से कहकर उन्होंने करवा दिया। इधर पंडित रविशंकर घबरा गए थे। तबादले का जैसे ही उन्हें आदेश मिला, फौरन छतरपुर छोड़ दतिया आ गए। अपर्णा को भी पिताजी के साथ आना पड़ा। वह दिन अपर्णा के जीवन का सबसे बोझिल दिन था। जब बिना अरुण से मिले उसे दतिया आना पड़ा। जुदाई के 100 तीर उसके दिल में चुभ गए थे। अरुण का घर से निकलना बंद था। वह जाते जाते एक बार मिल लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। एक यही दुख उसे लगातार पूरी यात्रा सताता रहा। पिताजी के साथ अपर्णा चली तो आई, लेकिन अरुण को भुला न सकी। दतिया आए अब 1 साल हो गया था। उस दौरान अरुण की उसे कोई खबर नहीं मिली। पढ़ाई भी उसकी बंद हो गई। पिताजी को उसकी शादी करने की जल्दी थी। मास्टर हरिशंकर ने एक अच्छा घर देखकर अपर्णा की सगाई
बिना उससे पूछे ही कर दी। यह पता चलते ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ अरुण से। यह सुनकर पिताजी उस पर बरस पड़े। तेरी ही वजह से मुझे छतरपुर छोड़कर दतिया आना पड़ा है, फिर भी तू अरुण के नाम की माला जप रही है, कितना सताएगी मुझे। भला इसी में है कि तू घर छोड़कर कहीं निकल जा। ऐसा मत कहिए पिताजी, अपर्णा गिड़गिड़ा पड़ी। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं समझना। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाता हूँ। ले रह ले तू यहाँ। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर अपर्णा ने वह घर त्याग दिया और अपनी सहेली नीता के पास भिंड चली गई। नीता की मदद से उसे भिंड में नौकरी मिल गई, खाने पीने का जरिया हो गया। किराए पर मकान ले लिया। इसी बीच उसके पास शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। वह दिन याद आते ही उसकी आंखें डबडबा आईं। समाज की यह कैसी रूढ़ियां हैं कि आदमी अपना मनपसंद साथी भी नहीं ढूंढ सकता। वंश परिवार की परंपराएं उस पर थोप दी जाती हैं। वहाँ आदमी टूटेगा नहीं तो क्या जुड़ेगा। आज अरुण की दुर्घटना की खबर ने उसे बेचैन ही कर दिया। वह नदी के किनारे पर पड़ी मछली सी फड़फड़ा गई। शाम को जब तरुण आया तो वह जाने को पूरी तरह तैयार बैठी थी। इस समय तक उसने अपनी मानसिक स्थिति संभाल ली थी। छतरपुर पहुंचते ही अपर्णा सीधे अस्पताल पहुंची। एक बार में अरुण बेड पर मूर्छित पड़ा था। खून की बोतल लगी थी, हाथ पैरों में प्लास्टर बंधा था। दोस्त परिजन रिश्तेदार उसे घेर कर खड़े थे। डॉक्टर उपचार में लगा था। उसे समझते देर न लगी कि अभी जरूर कोई गंभीर दौर गुजरा है, क्योंकि सभी के चेहरे उदास थे। ठाकुर सूरबान सिंह सिर नीचे झुकाए खड़े थे, यद्यपि वह एक नज़र उस पर डाल चुके थे। आज उसे उनसे डर नहीं लगा था। डॉक्टर के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। इंजेक्शन दे दिया है, 10 मिनट में होश आ जाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ मिनट होश में रहता है, फिर बेहोश हो जाता है। ठाकुर साहब व्यग्रता से बोले, देखिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप मरीज को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कोई गहरा आघात पहुँचा है, जिसकी याद आते ही उसे बेहोशी छा जाती है। वैसे चिंता की बात नहीं, इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। इतना कहकर डॉक्टर नर्स के साथ चले गए। मौत सा सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी तरुण अपर्णा की ओर देखकर बोला, आप कोशिश कीजिए, शायद होश आ जाए। 1 हफ्ते से यह इसी तरह पड़ा है, होश में आने पर भी किसी से एक शब्द नहीं बोलता। यह सुनते ही अपर्णा निडर होकर अंदर गई और अरुण के पास पहुंचकर बोली, अरुण, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। लेकिन तुमने तो कोई दूसरा घर बसा लिया, शादी कर ली। अरुण, क्या कहते हो? किसने कहा तुमसे यह? मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास तो था, लेकिन कैसी बात करते हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे नाम के अलावा कोई दूसरा नाम मेरे होठों पर कभी नहीं आया। मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो, सच क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर अपर्णा फूट फूट कर रो पड़ी। अरुण कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर आह कर उठा। उसे लगा जैसे उसके अंदर हजारों सूल एक साथ चुभ गए हों। अपर्णा, वह गहरी सांस भरता हुआ बोला, धोखा, विश्वासघात हुआ मेरे साथ। क्या समझ बैठा मैं तुम्हें, सोच भी नहीं सकता तुम्हारे पिताजी ने यह झूठ मुझसे क्यों बोला। कुछ क्षण अंदर ही अंदर वह सुलगती रही, फिर सोचा इससे तो काम नहीं चलेगा। उसे अगर अरुण को पाना है तो डट कर आगे आना होगा। इस विचार के आते ही वह दृढ़ता से बोली, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अरुण, तुम्हारे पास रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे हटाता है। तभी अरुण के सीने में भयंकर दर्द उठा और वह कराह उठा। उसके हाथ पैर मछली से फड़फड़ा गए। लोग डॉक्टर को बुलाने दौड़े। अरुण हाँफता हुआ बोला, बहुत देर हो गई अपर्णा, अब मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ। और यहीं उसके शब्द अटक गए। आंखें खुली रह गईं, चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। यह देख अपर्णा की चीख ही निकल गई। उसे जब होश आया तो देखा
ठाकुर साहब और 2-3 लोग उसके पास खड़े थे। अरुण के शरीर को स्ट्रेचर पर रखा जा रहा था। वह तेजी से स्ट्रेचर की तरफ लपक कर बोली, इन्हें मत ले जाओ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। ठाकुर साहब अपर्णा को पकड़ते हुए बोले, यह क्या कह रही हो अपर्णा, पागल हो गई हो क्या? वह शेरनी सी दहाड़ उठी, पागल तो आप हैं, इन्हें पागल बनाकर मार दिया, अब मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं ठाकुर सूरभान सिंह, आपने भले ही मुझे अपने घर की बहू नहीं बनने दिया, लेकिन विधवा बनने से आप मुझे नहीं रोक सकते। वह और जोर से सिसक पड़ी। काश मौत कुछ क्षण ठहर जाती तो वह मांग में सिंदूर तो लगा लेती। आज इस स्थिति में कुछ पहुंचने को भी उसके पास नहीं था, सब कुछ पहले से ही सूना सूना था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।